जरा सोचिए, स्टील के बारे में। एक ही मटेरियल, लेकिन उससे एक लचीली स्प्रिंग भी बनती है और एक बेहद धारदार रेजर ब्लेड भी। मतलब एक तरफ बेइंतहा लचीलापन तो दूसरी तरफ जबरदस्त कठोरता। कमाल की बात है ना? तो आखिर एक ही चीज में ये दो बिल्कुल अलग गुण आते कहाँ से हैं? चलिए इसी सवाल को थोड़ा और खुरेदते हैं। ये सिर्फ दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये स्टील के दो बिल्कुल जमीनी आसमानी फर्क वाले गुणों को दिखाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा जादू है जिससे एक ही पदार्थ इतने अलग अलग रूप ले लेता है। और इस जादू का नाम है ऊष्मा उपचार, या जिसे हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड की हुई प्रक्रिया है। इस एक तरह की रेसिपी समझिए जिसमें स्टील को सही तापमान पर गर्म करके और फिर एक खास रफ्तार से ठंडा करके हम उसकी अंदरूनी बनावट को, उसके डीएनए को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो इस जादुई बदलाव को समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले स्टील के अंदर की दुनिया को जानेंगे, फिर उसे बदलने की प्रक्रिया समझेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि इन बदलावों को नापा कैसे जाता है। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहले स्टील के अंदर झांकते हैं। देखिए, स्टील का जो भी व्यवहार है वो उसके अंदर मौजूद बहुत ही छोटी छोटी संरचनाओं पर निर्भर करता है। चलिए इन्हें इस कहानी के मुख्य किरदार मान लेते हैं। तो हमारी कहानी का पहला किरदार है फेराइट। ये स्टील का सबसे नरम और लचीला हिस्सा है, लगभग शुद्ध लोहे जैसा। याद है वो कार वाला स्प्रिंग? उसका लचीलापन इसी फेराइट की वजह से है। और अब मिलते हैं दूसरे किरदार से, सीमेंटाइट। ये लोहा और कार्बन का एक कंपाउंड है और ये फेराइट का एकदम उल्टा है। बहुत ज्यादा हार्ड, लेकिन साथ ही भंगुर, मतलब शीशे की तरह आसानी से टूटने वाला। रेजर ब्लेड की जो धार होती है ना, वो इसी की देन है। तो मतलब साफ है, हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ नरम और लचीला फेराइट और दूसरी तरफ कठोर और भंगुर सीमेंटाइट। अब स्टील कैसा बनेगा, ये सब इन्हीं दोनों के बैलेंस का खेल है। लेकिन असली जादू तब होता है जब स्टील को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। तब फेराइट और सीमेंटाइट मिलकर एक बिल्कुल नई चीज बनाते हैं, ऑस्टेनाइट। ये वो जादुई स्टेज है जहां कार्बन पूरी तरह लोहे में घुल जाता है और यहीं से सारे बदलावों का दरवाजा खुलता है। और हाँ, एक मजेदार बात, इस हालत में स्टील अपनी मैग्नेटिक पावर खो देता है। और फिर आता है सबसे नाटकीय किरदार, मार्टेनसाइट। जब ऑस्टेनाइट को अचानक, मतलब बिजली की तेजी से ठंडा किया जाता है तो ये बनता है। ये स्टील की सबसे सबसे ज्यादा कठोर अवस्था है। रेजर ब्लेड की धार इसी की देन है, पर याद रहे ये बहुत ज्यादा भंगुर भी होती है। तो ठीक है, अब हम किरदारों से तो मिल चुके हैं, लेकिन इन किरदारों को अपनी मर्जी से कंट्रोल कैसे करें? बस यहीं से शुरू होता है आग और पानी का असली खेल। देखिए, हीट ट्रीटमेंट की किसी भी रेसिपी में मोटे तौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, हीटिंग, मतलब स्टील को एक खास टेम्परेचर तक गर्म करना। दूसरा, सोकिंग, उसे कुछ देर उसी टेम्परेचर पर रखना ताकि गर्मी अंदर तक बराबर पहुंच जाए। और तीसरा, क्वेंचिंग, उसे एक तय रफ्तार से ठंडा करना। बस यही 3 कदम सारा फर्क पैदा कर देते हैं। हीटिंग में एक क्रिटिकल पॉइंट, या कहें कि एक जादुई तापमान होता है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर पहुंचते ही स्टील की अंदरूनी दुनिया में हलचल मच जाती है, उसकी संरचना बदलने लगती है और ऑस्टेनाइट बनना शुरू हो जाता है। ज्यादातर स्टील के लिए ये जादुई दरवाजा खुलता है 723 डिग्री सेल्सियस पर। इसे कहते हैं लोअर क्रिटिकल पॉइंट। बस यहीं से स्टील के बदलने का सफर शुरू होता है। और जब तापमान बढ़ते बढ़ते लगभग 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो स्टील पूरी तरह से ऑस्टेनाइट में बदल चुका होता है। ये है अपर क्रिटिकल पॉइंट। अब समझिए कि स्टील अपने सबसे बड़े बदलाव यानी क्वेंचिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ठीक है, इसके पीछे की साइंस तो हमें समझ आ गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में इस साइंस का इस्तेमाल करके स्टील को अलग अलग कामों के लिए कैसे तैयार किया जाता है। हार्डनिंग में स्टील को गर्म करके तेजी से ठंडा करते हैं। नतीजा, सुपर हार्ड मार्टेनसाइट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये स्टील कांच की तरह नाजुक हो जाता है। यहीं पर टेम्परिंग काम आती है। इसमें उस हार्ड स्टील को दोबारा थोड़ा कम तापमान पर गर्म करते हैं। इससे उसकी भंगुरता कम हो जाती है और उसमें टफनेस यानी मजबूती वापस आ जाती है। तो हार्डनिंग से कठोरता मिलती है और टेम्परिंग से असली ताकत।
अब दो और ज़रूरी प्रोसेस को समझते हैं, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। एनीलिंग का एक ही मकसद है, स्टील को मक्खन जैसा नरम बना देना ताकि उस पर मशीन से काम करना आसान हो। दूसरी तरफ नॉर्मलाइजिंग स्टील के अंदर के स्ट्रेस को हटाकर उसे एक तरह से रीसेट कर देती है, जिससे उसकी अंदरूनी बनावट और भी बेहतर हो जाती है। ज़रा एक गाड़ी के गियर के बारे में सोचिए। उसकी बाहरी सतह तो बहुत कठोर होनी चाहिए ताकि वो घिसे नहीं, लेकिन अंदर से उसे थोड़ा लचीला और मजबूत होना चाहिए ताकि वो झटके सह सके। पूरे गियर को हार्ड बनाना तो ठीक नहीं होगा। यहीं पर काम आती है केस हार्डनिंग, यानी सिर्फ बाहरी परत को सख्त बनाने की कला। सतह को सख्त बनाने के कई तरीके हैं, जैसे कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग। इन सभी का बेसिक आइडिया एक ही है, स्टील की ऊपरी परत में बाहर से कार्बन या नाइट्रोजन जैसे तत्व डाल दिए जाते हैं। इससे होता यह है कि सिर्फ सतह कठोर हो जाती है, जबकि अंदर का हिस्सा नरम और मजबूत बना रहता है। तो हमने स्टील को अपनी मर्जी से बदल तो लिया, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि वो ठीक उतना ही कठोर हुआ है जितना हमें चाहिए था? जाहिर है, हमें उसकी हार्डनेस को नापना होगा। हार्डनेस नापने के कई तरीके हैं। ज्यादातर में एक नुकीली चीज को धातु की सतह पर दबाकर देखा जाता है कि कितना गहरा निशान पड़ा। रॉकवेल टेस्ट सबसे आम है। ब्रेनेल नरम धातुओं के लिए इस्तेमाल होता है, तो विकर्स बहुत ज्यादा हार्ड मेटल्स के लिए। और अगर कोई पार्ट इतना भारी हो कि उसे मशीन तक नहीं ला सकते, तो उसके लिए शॉर्ट टेस्ट का इस्तेमाल होता है। तो हमने देखा कि कैसे तापमान के इस खेल से स्टील के अंदर के छोटे छोटे किरदारों को बदलकर उसके गुणों को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। ये ज्ञान सिर्फ स्टील तक ही सीमित नहीं है। अब सवाल ये है कि एटम के लेवल पर इस कंट्रोल की कला में महारत हासिल करके भविष्य में हम और कौन सी अद्भुत सामग्रियां बना पाएंगे।